चलो भाई, अब अपना टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है और डिसीजन मेकिंग में इसका क्या रोल रहता है वो अपने को सीखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि मान लो अपने को ये पता चले कि अपने को रॉ मटेरियल की मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर 10,000 kg क्वांटिटी ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा आप चाहो तो भी नहीं मिल सकती। तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल अपने लिए क्या हो गया बताओ, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। डिसीजन मेकिंग में उसका रोल रहेगा, यस और नो, है ना। मान लो कि अपने को ये पता चल जाए कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा हम सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने लिए क्या हो गया बताओ, लिमिटिंग फैक्टर। हमारे पास मशीन है और जो मशीन है वो 1000 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल सकती ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर वो भी क्या है अपने लिए बताओ, लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर किसी भी क्वेश्चन में जब गिवन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे जाना होता है फॉर मेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना होता है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है। तो देखो, कोई भी फैक्टर या कोई भी एलिमेंट कॉस्ट से रिलेटेड जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है अपने पास में, ठीक है, और ये अपने डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी काम में आता है। जैसे लिमिट्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, लिमिट इन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ मशीन, ठीक है, लेबर आवर्स की लिमिटेशन, तो किसी भी टाइप की लिमिटेशन हो सकती है। ये क्वेश्चन खुद अपने को इन्फॉर्म करेगा, क्वेश्चन में खुद में लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? और डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब कैसे क्या करना है, इसके लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। नोट कर लो इसे सब। हाँ भी करें स्टार्ट। पेज नंबर 14.36। कैलकुलेट करके समझाएंगे तब समझ में आएगा, कैलकुलेट करके समझाएंगे तब समझ में आएगा। लिमिटिंग फैक्टर हर बार अलग अलग हो सकता है ना। जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, है ना। अब मान लो लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स है, तो पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाँ उसको वापस, हाँ, पर यूनिट लेबर आवर से डिवाइड कर दो। बहुत सारे भी हो सकते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आइडिया लगेगा। क्वेश्चन के साथ सीखने वाली चीजें हैं ये। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड इन अ ईयर। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। अब देखो, जैसे कोई फैक्ट्री है और वहां पे 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक ही बन सकता है, और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा आपको बनाना है, ठीक है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज गिवन बिलो। ये इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है। सेलिंग प्राइस 10, 12, 12, वेरिएबल कॉस्ट 6, 9 एंड 7, मार्केट डिमांड 3000, 2000, 1000, प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000, 3900, और फिक्स कॉस्ट कितना है, 30,000। कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द ईच ऑफ द प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है इसमें, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो देखो, कौन कौन से प्रोडक्ट है अपने पास में, इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 10। हाँ भाई, कौन कौन से प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, 12, 12, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
6997। तो अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4, 3 और 5। अब देखो यहाँ पे अपने को देखने से ये लग रहा है कि Z बनाना चाहिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उसका ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में वापस चलते हैं। इन्होंने अपने को मार्केट डिमांड भी बता रखी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बता रखी है। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग X की मैक्सिमम कितनी यूनिट बनाएंगे? 2000 ही बनाएंगे, अपनी कैपेसिटी इतनी, समझ रहे हो। Y की कितनी बनाएंगे? Y की भी 2000, क्योंकि डिमांड ही इतनी है। 3000 बना के करेंगे क्या? सेल तो 2000 ही होगी। समझ में आ रही है बात। और Z की कितनी बनाएंगे? 900। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूनिट्स भी लिख देते हैं। यूनिट्स 2000 एंड 900, 2000 ही बनाएंगे ना। ठीक है, बनानी कितनी है वो देखना है अपने को। हाँ, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले। एट, 6 एंड 4500। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है, उसका तो अपने को कुछ सोचना नहीं है ना कुछ करना है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनाना बेटर रहेगा? उसको छोड़ो, फिक्स कॉस्ट को छोड़ो। अभी ये बताओ इनमें से बनाना कौन सा बेटर रहेगा? एक्स बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, यही तो पूछा है इन्होंने। यदि हम एक्स को चूज करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है बताओ? 6000। इन बचे हुए ऑप्शन में से जो बेटर ऑप्शन है वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ वही, बचे हुए जितने भी ऑप्शन है उनमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, अब बताओ वाई चूज करते हैं तो, और जेड चूज करते हैं तो खत्म हो गया आंसर। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था और इसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर वाला दिया हुआ भी नहीं था। एक ही पॉइंट था इसमें लिमिटिंग फैक्टर का, वो ये था कि भाई यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और डिमांड है वो भी लिमिटेड है। ये लिमिटिंग फैक्टर था इसमें, लेकिन इसका कोई खास रोल इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। लिखना क्या है इसमें? हाँ, अगला है इम्पोर्टेंट। 5 सेकेंड का लिख, जल्दी लिख। सब नोट किया हुआ है तो भी नाटक कर रहे थे। मेरे को दिख रहा था लिखा हुआ भी। अच्छा ना, मैसेज आया हुआ है। हाँ, फिर हटवा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 11। पहले तो उसकी फिर आपकी करेगा। चलो आ जाओ, 11th में आ जाओ सब। MK Limited manufacture and sell a single product X whose selling price is ₹40 per unit and variable cost is 16 per unit. Selling price है 40 और variable cost है 16. If the fixed cost for the year is 4,80,000 and annual sales at 60% margin of safety, calculate the rate of net return on sales assuming on एन इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट है 4,80,000, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एनुअल सेल्स कितना है? एमओएस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो बीईपी सेल्स कितना है बताओ? 40% है। ये तो सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालना है और सेल्स निकल जाएगी ना। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पता है,
सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, हाँ सब आराम से निकल जाएगा। चलो आओ शुरू करते हैं। हाँ देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 40 रुपीज़ है ना, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 16 रुपीज़ है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24। आप चाहो तो पीवी रेशियो भी निकाल सकते हो, 60% ही आ रहेगा। ये लो पीवी रेशियो 60%। अब हम चलते हैं बीपी सेल्स पे। वही निकाल रहा हूँ, बीपी का फॉर्मूला लगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 4,80,000 है, और पीवी रेशियो 8। ठीक है यहाँ तक। अब हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं ना, क्योंकि बीपी सेल्स कितना है, 40% है। सही बात है ना, टोटल सेल्स का 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो टोटल सेल्स का 40% बीपी है। तो 8 लाख है वो किसके इक्विवेलेंट है, 40% के इक्विवेलेंट है। तो 20 लाख आ गया अपना टोटल सेल्स। अब हम प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स अपना क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। क्वेश्चन ने लिखा हुआ है कि 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। यदि एमओएस 60% है तो बीपी कितना होगा, 40% ही तो होगा। आगे बात समझ क्लियर है। हाँ भाई, प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, अब अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, बताओ। अब अपने को टोटल सेल्स भी पता चल गया, आराम से प्रॉफिट निकल जाएगा। या तो एमओएस से निकाल लो डायरेक्ट प्रॉफिट, या वैसे नॉर्मली निकाल लो। एमओएस से कैसे निकालते हैं, देखो टोटल सेल कितनी है बताओ, 20 लाख है ना, उसमें से 60% अपना एमओएस है, यस और नो। तो एमओएस सेल कितनी होगी, 12 लाख, और कंट्रीब्यूशन कितना है, पीवी रेशियो कितना है, 60% है। ये अपना प्रॉफिट आ जाएगा। भाई अपने को ये तो पता ही है ना कि फिक्स कॉस्ट होती नहीं है एमओएस पे, कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट होता है ना। चलो ऐसे नहीं बैठ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, नॉर्मली निकाल लेते हैं। भाई 20 लाख है, 20 लाख का 60% हो गया कंट्रीब्यूशन, और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट है 4,80,000, दोनों में सेम ही अमाउंट आएगी, चेक कर लो। 20 लाख की 2 बार ऊपर वाला बताओ, पहले ऊपर वाला समझाए तो 20 लाख है, उसमें 60% एमओएस है, यस और नो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ गया अपना 12 लाख, और 12 लाख का 60% अपना कंट्रीब्यूशन आएगा। पीवी रेशियो भी तो 60% ही है ना इसमें, और एमओएस पे कंट्रीब्यूशन ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आ गई बात। हाँ कितना आया ये, 720। ये तो बिफोर टैक्स है ना, 720 तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया अपने पास में। क्वेश्चन में टैक्स रेट भी गिवन है, 20 लाख का 60, यहाँ पे ये पीवी रेशियो है ना, 60% करेंगे अपना एमओएस आएगा, उसको 60% से पीवी रेशियो निकाला ना, कंट्रीब्यूशन आ गया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गई। मेरी बात सुन, अरे ये क्या है अपने पास, एमओएस सेल्स, हाँ तो सेल ही तो आया, सही बात है। अब सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
हाँ, तो कंट्रीब्यूशन ही तो चाहिए ना अपने को। तो एमओएस पे फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा ना। भूल गया? 20 लाख माइनस 40% कंट्रीब्यूशन। हाँ तो बात तो और घुमा ले फिर इसको। 12 लाख आ गया, मल्टीप्लाई 60%, 7,20,000 आ गया। हाँ तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ टैक्स काटना पड़ेगा, अभी नहीं हो सकती। तो 7,20,000 तो 40% टैक्स काट दो। हाँ अभी काट रहे। अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 7,20,000 माइनस कितना परसेंट है? 40%। कितना रह गया? क्वेश्चन ने बोला क्या है? नेट रिटर्न ऑन सेल्स। नेट रिटर्न ऑन सेल्स, तो अपने नेट रिटर्न मिला 4,32,000 एंड सेल्स इज 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 21.6 ऐसे निकलेगा। नेट रिटर्न ऑन सेल्स पूछा है तो नेट रिटर्न पता है, सेल्स पता है, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी पूछ सकता था। हाँ लिख तो लिया ही तूने, तो इसने भी लिख लिया। हाँ सबने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट में आओ। For the next year, it is proposed to add another product line Y, whose selling price would be ₹50 per unit and variable cost will be ₹10 per unit. The total fixed costs are estimated 6,66,600. The sales mix of X and Y will be 7:3. Determine at what level of sales next year would MK Limited break even. Give separately for both X and Y the break-even sales in rupee and quantities. खुद को करना है, होमवर्क है। मेरे को आ गया ना? हाँ आओ क्वेश्चन नंबर 12। एक और प्रोडक्ट आ गया, सेल्स मिक्स दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या जरूरत ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से सारा काम हो जाएगा। कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ करना खुद से और करवाया हुआ है ऑलरेडी। इस टाइप के कितने बता दिए, 2 या 3 आ गए। कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आता निकालना, पर यूनिट निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। और कैसे चाहिए? फिर एक्स और वाई की निकालेंगे अलग अलग, है ना? एक्स और वाई की अलग अलग तो हाँ अलग अलग निकल जाएगी, बाद में निकलेगी, अभी कहाँ से अलग अलग आएगी। फिक्स कॉस्ट को कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना, उससे दोनों की यूनिट्स आ गई ना, कितनी सेल करनी पड़ी। कंबाइंड आई ना, कंबाइंड बीपी आ गया। फिर सेल्स रेशियो में वापस डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा एक्स की कितनी और वाई की कितनी। आ गई बात समझ में? करवाया? आ जाओ, याद नहीं है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 या 9 ऐसा करके था, 7th आई। तो अपने पास क्या आएगी, कंपोजिट बी को डिवाइड करना है शेयर्स। हाँ अब है ना, अगले क्वेश्चन में आते। माथा फोड़ी मत कर, करनी तो तुझे ही है क्वेश्चन। हाँ भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग फैक्टर का प्रॉपर क्वेश्चन है।
और रिवीजन में भी रख लेना इसे। हाँ, X Limited supplies spare parts to an aircraft company Y Limited. The production capacity of X Limited facilitates production of any one spare part for a particular period of time. मतलब एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो केवल एक ही स्पेयर पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। दो में से एक ही बनेगा। हाँ, दो में से एक ही बनेगा, मतलब या तो पार्ट ए बनेगा या पार्ट बी बनेगा। अब पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है, इसमें अलॉय काम में आता है। अलॉय यूजेस दिए हुए हैं 1.6 kg, जो दोनों में सेम है। मशीन टाइम P का और मशीन टाइम Q का पर यूनिट के लिए 0.6, 0.5, 0.25, 0.55। टारगेट प्राइस बता रखी है 145 एंड 115। हाँ, सेलिंग प्राइस। टोटल आवर्स अवेलेबल मशीन P के 4000 आवर्स है, मशीन Q के 4500 आवर्स है। ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो गए, लिमिटिंग फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नाम लेके बताएगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली क्या है बताओ, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। फिर आगे देखो, टेम्पो, हाँ हो गया, एक सेकेंड, ये भी जाएगा अब रिकॉर्डिंग। हाँ टारगेट प्राइस। हाँ, बाद में ही रोना पड़ता है ना, इसीलिए पहले ही समझ लिया। टारगेट प्राइस इसने ही पूछा सेलिंग प्राइस, मैंने कहा हाँ, है ना। हाँ ठीक है। मशीन P और मशीन Q के आर्स दिए हुए हैं, ये हमारे लिए क्या है बताओ, लिमिटिंग फैक्टर है। अलॉय अवेलेबल इज 13,000 kg, ये भी लिमिटिंग फैक्टर है, इतना ही मिल सकता है अपने को, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आर, मशीन P के बताए हुए हैं, मशीन Q के बताए हुए हैं। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। सेकेंड पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जिसे हम प्रोड्यूस करें। तो और इसके अंदर वो यूनिट्स का कुछ इंफॉर्मेशन कितनी यूनिट्स आनी जरूरी है। हाँ, यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है नहीं, यूनिट्स हमें खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी। अभी देख समझते हैं कैसे करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ही निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। टेम्पो 12 है ना, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, इलिस्ट्रेशन 12 है क्या? मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। शांति से क्वेश्चन कर लो, ये मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। नहीं, 2-3 बार वीडियो में टेम्पो नाम तो आएगा। ये काम ना हो, मैं भेजूंगा उसको, तुषार को, बिहारी को। हाँ, तब मैं आराम से और बोल पाऊंगा। बोलेंगे सर आपकी क्लास में हर साल टेम्पो कैसे क्या हर साल अरे वाह, लो आ जाओ भाई। एक दिन स्कूल के अंदर आया। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे। लो भाई इधर आओ, पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट बन सकते हैं। अब मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट देखना अपने को। 3 लिमिटिंग फैक्टर है, कौन कौन से है बताओ? एक तो मशीन P, मशीन Q, और तीसरा क्या है, अलॉय, रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो, हाँ,
ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला आ गया मशीन पी। मुझे बताओ मशीन पी के टोटल आर्ट्स अवेलेबल कितने? 4000 आर्ट्स अवेलेबल। ठीक है, पार्ट ए में मशीन पी के कितने आर्ट्स चाहिए पर यूनिट के लिए? ओ मत, 0.6 ठीक है, तो 0.6 और उसमें 0.25 मशीन पी के है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 6667। अच्छा 6666.66 ना, तो अगली यूनिट पूरी नहीं होगी, यहीं रुकना पड़ेगा अपने को। 6666, इधर 10,000, 16,000। हाँ, पहले तो ये बता आउटपुट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। 3 लिमिटिंग फैक्टर दिए हुए। तीनों लिमिटिंग फैक्टर से हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि पॉसिबल आउटपुट कितना है, वो निकाल लेंगे। टारगेट प्राइस पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट वगैरह निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अपने को कंट्रीब्यूशन ही चाहिए। फिर दोनों में से जो कंट्रीब्यूशन अपने को ज़्यादा दे रहा है वो पार्ट हम बना लेंगे। दूसरा पार्ट बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, एक टाइम पे एक ही बन सकता है फॉर द पर्टिकुलर टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ की आगे नहीं, ऐसे ही छोड़ी हो, कोई और इसके रीजन। बेसिस पे कैलकुलेट पहला मशीन पी के हिसाब से कर लिया ना। अच्छा, हर एक के बेसिस पे अपन मैक्सिमम हाँ, और फिर जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वही यूनिट बना। यस, हाँ भाई। सेकंड आ गया मशीन क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5 और उसमें 0.55, तो ये तो आ गया 9,000 और ये आ गया 8,000। 8181 ही आएगा। और थर्ड लिख लो अलोय, कितने केजी? 13,000 केजी डिवाइडेड बाय 1.6। तो 8182 नहीं कर लेंगे, 8181.8 है। देख क्या है, 8181.8 है, तो 0.8 पे मशीन रुक जाएगी, अगली यूनिट पूरी नहीं हो पाएगी। 8125 राउंड ऑफ करने का भी तो एक तरीका होता है, रुपए थोड़ी हैं, यूनिट्स है। 8125, समझ गया बात को? राउंड ऑफ रुपए को हम कर सकते हैं, यूनिट्स को अब कैसे, मशीन को आगे धक्का कैसे मारें कि अगली यूनिट पूरी कर। हाँ, टेम्पो तो धक्का ही मार दे। हाँ, ये बात विशेष तौर पे हाईलाइट करें, टेम्पो तो धक्का ही मार दे। अब ठीक है, खुश है तू? हाँ भाई। हाँ, ये ठीक है। अब मुझे बताओ पार्ट ए में कितनी यूनिट बनाएंगे और पार्ट बी में कितनी बनाएंगे, आप खुद बताओ। हाँ, अपन ने मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट तो निकाल ही लिया तीनों लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब बताओ कितनी यूनिट्स बनाएंगे। पार्ट ए में बता कितनी बनाएंगे और पार्ट बी में अलग अलग बता। पार्ट ए में 9,000 बनाएगा। जब 6,666 यूनिट बनेगी मशीन पी बंद हो जाएगी, आगे यूनिट कैसे बनाएगा? सोच एक बार। जैसे ही अपनी अपनी यूनिट्स 6,666 पहुंचेगी, देख या तो पार्ट ए बनेगा या पार्ट बी बनेगा। पार्ट ए यदि बनाते हैं तो मशीन पी, मशीन क्यू और एलओए 3 लिमिटिंग फैक्टर है। 6,666 से ज्यादा यूनिट बना ही नहीं पाएंगे, सोच तो कैसे बनाएगा। इसके बाद मशीन पी चलेगी नहीं, समझ रहे हो बात को? अब बताओ पार्ट बी में मैक्सिमम कितना बन पाएगा? 8125। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया हुआ था, हमने आउटपुट आइडेंटिफाई कर लिया कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। चलें आगे।
पार्ट ए, पार्ट बी। अब मैंने ये करा उसके बाद अपन अब कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। हाँ भाई, पर यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हो पहले। टारगेट प्राइस दी हुई है ना इसमें। हाँ, पर यूनिट कर लेते हैं पहले। टारगेट प्राइस पर यूनिट कितनी कितनी है? टारगेट प्राइस पर यूनिट 145 115 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या है अपने पास? एक तो अलॉय है, ठीक है। अलॉय कितना काम आएगा इनमें? 1.6, और पर केजी की रेट नीचे गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो। 12.5 ना। कितना आ जाएगा? 30 20, ठीक है। अलॉय के बाद में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट भी दिए हुए हैं, पी के लिए और क्यू के लिए दिए हुए हैं ना। पर मशीन आ रहा है। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आ रहा है क्या? पर मशीन आ रहा है। पर मशीन आर, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आर दिए में हमें यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। एक तो हो गया पी और दूसरा हो गया क्यू। पी का कितना है? 80 रुपीज है ना। 80 और इसका है 100, ठीक है। सर पर आ रहा है तो पर 0.6 कर हाँ दो। वही करना है, तो इंटू 0.6 इंटू 0.25 आई थिंक इसमें है ना, इसमें 0.5, इसमें 0.55। 1 घंटे की रेट 80 रुपए है ना। 0.60 आवर्स है वो पार्ट ए में मशीन पी काम आएगी एक यूनिट बनाने के लिए, तो एक यूनिट की रेट निकल जाएगी। हमें तो पर यूनिट रेट चाहिए, ठीक है। 4.8 50, 4.8 क्या 48 है ये। 48, हाँ इसमें आ गया 55 और 20। सुन ले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 5 4 9 2 11 118 20 25 27 5 2 7 2 9 95 20 यूनिट्स कितनी पॉसिबल है? जी सर, गलत कर रहे हो। वापस बता दे तो। हाँ सर, सही है। यूनिट्स कितनी पॉसिबल है और उसमें 8125 ठीक है, कितना आ जाएगा? 227 करना है क्या? हाँ 17998 ठीक है। 16250 अब बताओ कौन सा पार्ट सही रहेगा? पार्ट ए क्या आया क्या कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब आंसर क्या लिखोगे? पार्ट ए विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन यही तो पूछा हुआ है, ले ही लेना तो आज। समझ में आ गई ना बात? पूरा साल ऐसे लगता है वो गांव में बीड़ी की हंसी आती रहती है। और तेरे तो फेवरेट भी है, अभी शिवाय बता के भी है। बीड़ी पीते हैं हाँ और क्या बीड़ी पीते हैं तो देख रहा है नहीं सिगरेट
ये बोला बोला को समझ ले एग्जांपल लेगा ऐसा जो भी है ऐसे कर रहे फिर पागल क्या हो पागल क्या ब्राह्मण तो क्या हुआ मना थोड़ी क्या है। ब्राह्मण भी नहीं है तो बिहारी है वो ब्राह्मण है बिहारी है नहीं, मतलब ब्राह्मण है। पता नहीं बताता था एक दिन ब्राह्मण बता रहा था मेरे को ये ब्राह्मण अच्छा ठीक है तो बोले लेकिन हम नॉनवेज खाते हैं इसके दिमाग में आया ये जूता दिखा के खाना बोले ब्राह्मण धोखेगा ब्राह्मण बता रहे बिहारी बोल के बोला लो चिकन बना के खाते सर बाहर कहीं करते बाहर भी नहीं कर रहा बाहर टेबल इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। जब इस सर को स्टडी करना सर एक सेकंड हाँ, अभी सेकंड पॉइंट पे आना। कैलकुलेशन एक बार ज्यादा आपको क्या करा पहले हमने यूनिट्स निकाल ली और फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, बस खत्म। आओ सेकंड पार्ट अरे सर टारगेट अरे बनी निकाल लिया क्या आइडेंटिफाई कर लिया देख, आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। तो ये अपन ने निकाल लिया ना, तो अपने को कंट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा मिलेगा, पार्ट ए में या पार्ट बी में? तो पार्ट ए में मिलेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आओ सेकेंड पार्ट पे आओ इसके। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% and offer ₹60 per hour of unutilized machine hour, calculate the total contribution from the spare part identified above। अब वापस इसको रीड करते हैं और समझते हैं। देखो क्या है, इस टाइप के पॉइंट, इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं ना एग्जाम के अंदर, वो बहुत खराब करते हैं। वापस समझो अब क्या बोल रहा है। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10%, वाई लिमिटेड ने क्या किया बताओ, टारगेट प्राइस को 10% से कम कर दिया। अभी कितनी है टारगेट प्राइस? 145 है। अपन खुद एक्स लिमिटेड है। अरे देवता, एक मिनट रुक जाओ। एक्स लिमिटेड सप्लाई किसको कर रही है? हाँ तो से, हाँ प्राइस कम करती है। एक मिनट वो हाँ बोल बोल तो। ऐसे अजीब से बात आ रही अरे बंद हो गई ना आवाज है, वो टेम्पो ही बोल रहा था। इससे आ रही है आवाज रोटेट करते रहा जो भी फील कर हाँ ठीक है, इधर आओ अब। देखो, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस 10%, टारगेट प्राइस को 10% से कम कर दिया, ठीक है, एंड ऑफर ₹60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आवर। साथ में उन्होंने आपको बोला कि जितने आवर्स आपके मशीन के अनयूटिलाइज्ड रहेंगे उसके लिए हम आपको कितना देंगे बताओ? ₹60 पर आवर। कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबोव। आइडेंटिफाइड अबोव मतलब जो पार्ट 1 में हमने निकाला है, कौन सा निकाला है बताओ? कौन सा पार्ट बनाना है अपने को, पार्ट ए या पार्ट बी? पार्ट ए बनाना है ना यार, पार्ट ए अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ने अपने को बोला कि आपकी टारगेट प्राइस है वो 10% से कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम ही चल रही है, केवल टारगेट प्राइस 10% से कम हो जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, टारगेट प्राइस 10% से कम करके खुद से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। केवल एक ही तो करेंगे पार्ट ए का ही करेंगे क्योंकि हम पार्ट ए ही बना के दे रहे हैं उनको। ठीक है, बताओ अब क्या रहेगी टारगेट प्राइस? टारगेट प्राइस, एक सेकेंड देख, अभी समझा रहा हूं पूरा। 130.5। क्या वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आना है। सेलिंग प्राइस कम होने से वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक तो मटेरियल कितना लग रहा था, अभी कैलकुलेशन की थी ₹20। दूसरा मशीन पी, मशीन क्यू
मशीन P का 48 और Q का कितना है बताओ? 50। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 12.5। यूनिट्स कितनी है? पर सर आपने एक बार बताया था अगर ये इतने यूनिट से गिरेगी तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन हाँ बताया था। 83325। बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखो उसकी बात करेंगे, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। वो बताता हूँ उस क्वेश्चन में क्या था। उस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ भी नहीं है इसमें। 10% से ये भी डिक्रीज कंट्रीब्यूशन। यस यस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो, अब जो उन्होंने बात बोली, उन्होंने क्या बोला कि जितने मशीन आर अनयूटिलाइज रहेंगे पर आर आपको कितना मिलेगा? 60। ठीक है, अपने पास कौन कौन सी मशीन है बताओ? मशीन P और Q। ठीक है, मशीन P, मशीन Q। अच्छा मुझे बताओ, क्या मशीन P के पूरे आवर्स यूज हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? ठीक है, मशीन Q के नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मशीन Q के कितने यूज हो पाएंगे? तो P को तो हटा ही दो, P का तो कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि P के तो पूरे आवर यूज हो जाएंगे। Q के अवेलेबल आवर्स बताओ। हाँ, वो हो गए अवेलेबल। और यूज्ड आवर्स बताओ कितने? हम लोग कितनी यूनिट बना रहे हैं? 6666 और मल्टीप्लाई बाय 0.50। समझ में आ रही है बात? तो 0.50 है ना। पार्ट ए पे हम, तो बैलेंस कितना रह गया? कोई बात नहीं, 1167। ये अनयूटिलाइज्ड आवर्स है ना। ठीक है, तो पेमेंट फॉर अनयूटिलाइज्ड आवर्स 1167 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आएगा? 70,020। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा अपने को? 153345। समझ में आ गई बात? 3345। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में बोला हुआ था। इसी में यदि क्वेश्चन ये ऐड कर दे कि हमें ऐसा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब हम फर्स्ट आंसर से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वाले में अपने को कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा था? अपन को नहीं करना चाहिए, उसमें 1,70,000 समथिंग मिल रहा था। हाँ, नहीं करना। अगर अपना पहला क्वेश्चन खराब हो गया तो अपना दूसरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ और अपने 10 के 10 नंबर। हाँ अल्लाह इतना बड़ा 10 नंबर। मार्क्स फोकट में मिलते तो हाँ भाई, समझ में आ गया ना टॉपिक? कोई सीए